वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास का टॉपिक है विमेंस इन इंडियन सोसाइटी, अर्थात जो भारतीय समाज है उसमें स्त्रियों की क्या परिस्थिति है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ विमेंस इन इंडियन सोसाइटी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय को जाया किए हुए। सबसे पहला तो एक प्रश्न ये है यहाँ पर कि जो हमारा भारतीय समाज है उस भारतीय समाज में अगर आप इसको देखेंगे एक दार्शनिक आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर तीन देवियों को प्रमुखता से माना जाता है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, धन की देवी माँ लक्ष्मी और शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा। तो जब तीन ही जो आवश्यकता है व्यक्ति की महत्वपूर्ण आवश्यकता है उनकी शक्तियों के लिए व्यक्ति उन तीन देवियों पर निर्भर है, तो जो वास्तविक देवियां हैं जो आपके समाज की, उनकी ये दुर्दशा समाज में क्यों हो रही है और कहां से ये प्रारंभ हुई है, इसी के बारे में आज विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसकी मैंने यहाँ पे कुछ पांच भागों में इसको बांटा है। पहला जो इसका है वो उसको बोलते हैं हम वैदिक पीरियड या वैदिक काल। तो भारतीय समाज का जो वैदिक काल है उसको स्वर्णिम युग भी माना जाता है, स्वर्णिम युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्वर्णिम युग हम इस संदर्भ में कहते हैं इसको कि इस युग में स्त्री और पुरुषों की जो स्थिति थी वो लगभग बराबर थी, सभी को समान अधिकार थे। जो अधिकार पुरुषों के पास थे वो अधिकार स्त्रियों के पास में भी थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्वर्णिम युग भी कहते हैं। शिक्षा लेने का अधिकार स्त्रियों के लिए था, वो पुरुषों के बराबर ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं था। वेद अध्ययन करने का उनके पास पूरा अधिकार था, वेदों का अध्ययन स्त्रियां कर सकती थी इस काल में। साथ ही धार्मिक क्रियाओं में भी वो सहभाग कर सकती थी, पूरी तरीके से उनको स्वतंत्रता मिली हुई थी कि वो धार्मिक क्रियाओं में पूरी तरीके से सहभाग कर सकें। इसी काल में आप देखिए जो हमारे इस भारतीय समाज में अपाला, गार्गी, मैत्रेयी, विश्वम्भरा जैसी महिलाएं हुई जो बहुत बड़ी ज्ञाता थी। अब इसके बाद में बात आती है दूसरा जो काल है उसको बोलते हैं हम पोस्ट वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल या पोस्ट वैदिक पीरियड। इसकी जो शुरुआत है ना वो 600 ईसा पूर्व से जानी जाती है। यही एक तरीके से ना स्त्रियों की स्थिति में थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है ये यहाँ पे, ईसा से 600 वर्ष पूर्व। कैसे? देखो, एक तो इस काल में सबसे बड़ी जो चेंज था या जो परिवर्तन था वो ये था कि इस काल में ही जैन और बौद्ध धर्मों का उद्भव हुआ हमारे देश में। जैन और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आए, दोनों एक साथ ही आए हैं। इसमें क्या हुआ, जो स्त्रियों की शिक्षा का प्रचलन धीरे से कम हो गया। मतलब ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जैन और बौद्ध धर्मों के आने से ऐसा कुछ हुआ है, इससे मतलब नहीं है। ये तो हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को काउंटर करने के उद्देश्य से ये दोनों धर्मों की स्थापना हुई थी कि इस धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत सारी विकृतियों का प्रवेश हो चुका था। यहां पर क्या हुआ कि स्त्री शिक्षा का प्रचलन कम हो गया, स्त्रियों को पढ़ाई से रोका जाने लगा, शिक्षा से उनको रोका जाने लगा। जब स्त्रियां शिक्षित, मतलब उनकी जो शिक्षा है वो कम हुई, कम शिक्षित होने लगी, उस शिक्षा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई, तो क्या हुआ कि उनके जो वेद मंत्र उच्चारण थे उस पर प्रतिबंध लग गया। क्योंकि आप जानते होंगे जो व्यक्ति उच्च शिक्षित होता है वो अच्छे से बोल सकता है, जो व्यक्ति कम शिक्षित होता है वो उतना अच्छा नहीं बोल सकता। तो चूंकि स्त्रियों को उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध लगा तो उसकी वजह से क्या हुआ, तो वेद मंत्रों को उतना अच्छा से नहीं बोल पाती थी, इसलिए उनके वेद मंत्र जो मंत्र थे उनको उच्चारण पर रोक लगा दी गई। साथ ही इसी काल में क्या हुआ कि पैतृक संपत्ति पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया इसी काल में। मतलब जो पिता की संपत्ति होती थी उसमें स्त्रियों को उनकी संपत्ति का हिस्सा नहीं मिलेगा। अब तीसरा काल आता है इसमें जिसको कहते हैं हम धर्मशास्त्र काल या धर्मशास्त्र पीरियड। इसमें देखिए, इसमें सबसे ज्यादा चेंज आया है। इसमें क्या हुआ, इसको स्मृति काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रारंभ 3री शताब्दी से माना जाता है। इसी काल को हम एक गुप्त साम्राज्य काल के नाम से भी हम जानते हैं, गुप्त साम्राज्य काल। क्या क्या परिवर्तन हुए इसमें, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, इस काल में स्त्री शिक्षा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। बाल विवाहों का यहां प्रचलन प्रारंभ हो गया, मतलब कन्या की उम्र 5 वर्ष हो गई, उसका विवाह करना अनिवार्य कर दिया गया कि 5 वर्ष की उम्र तक कन्या का विवाह कर देना ही कर देना है। इसी काल में कन्या दान की प्रथा प्रारंभ हुई, अर्थात जो बच्चियां होती थी उनको दान कर दिया जाता था। बहुत सारी बातें हैं उसमें, यह हम चर्चा भी नहीं करेंगे। दूसरा, विधवा पुनर्विवाह पर इसमें रोक लगा दी गई।
जो स्त्री विधवा हो जाती थी उनके विवाह पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। और तीसरी इसमें जो बहुत बड़ा परिवर्तन था वो था कि सती प्रथा का प्रारंभ हुआ यहीं से, कि जिस स्त्री का पति मर जाता था उस स्त्री को अपने उस पति के साथ में जल जाना होता था। मतलब धर्मशास्त्रों ने ये सिद्ध कर दिया, ये एक कंसेप्ट ले आए कि स्त्री को मोक्ष तभी मिलेगा जब वो अपने स्त्री के साथ अपना को दाह कर लेगी। इसी काल में मनुस्मृति आती है, मनुस्मृति का उल्लेख करते हैं। मनुस्मृति में क्या हुआ कि इसमें ये घोषित कर दिया गया कि जो स्त्रियां होती हैं वो बुद्धिहीन होती हैं, उनके अंदर बुद्धि नहीं होती। मनुस्मृति को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ये श्लोक जिसमें बताया गया है, और उसमें उसका उपाय भी बताया गया है क्या, कि चूंकि स्त्रियां बुद्धिहीन होती हैं इसलिए उनके लिए संरक्षण आवश्यक है। उनके लिए संरक्षण आवश्यक है क्या, बचपन में बाल्यावस्था में पिता के संरक्षण में रहे, जैसे युवा हो पति के संरक्षण में रहे, और जब उनकी वृद्धावस्था होगी तो क्या होंगे, पुत्र के संरक्षण में रहेंगी। इसलिए उनको संरक्षण आवश्यक है, ये मनुस्मृति में दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा चेंज इस काल में आया। उसके बाद चौथा काल आता है, मतलब ये जो धर्मशास्त्र काल है इसमें स्त्रियों की जो स्थिति थी वो एकदम गर्त में चली गई, एकदम नीचे चली गई। चौथा काल आता है जिसको कहते हैं मध्यकाल। मध्यकाल को हम मुस्लिम शासन काल के नाम से भी जानते हैं, और इस काल का जो प्रारंभ है वो 11वीं शताब्दी से माना जाता है, 11वीं शताब्दी से। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो नियम बने थे, अर्थात धर्मशास्त्र काल में जो नियम बने थे उन्हीं नियमों पर एक क्या हुआ, उसमें और बढ़ोतरी हो गई, कमी नहीं हुई। क्या क्या, सती प्रथा तेजी से बढ़ी, बालिका वध, अर्थात इस काल में क्या होने लगा कि इसमें कन्या जैसी पैदा होती थी तो बहुत सारे परिवार ऐसे होते थे कि पैदा होते ही उस बच्चे को मार दिया जाता था। कन्या मार दी, कोई फर्क नहीं, मतलब समाज पर कोई असर नहीं, कोई ऐसा कानून नहीं जो ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे। इसी काल में क्या हुआ, बाल विवाह और तेजी से बढ़े। प्रारंभ यहां से हो चुका था, इस काल में तेजी से बाल विवाह बढ़े। जैसा मैंने आपको बताया है 5 वर्ष की कन्या का विवाह कर दिया जाता था, अनिवार्य कर दिया गया। इसी काल में बहुपत्नी प्रथा भी प्रारंभ हुई। एक व्यक्ति एक से अधिक स्त्रियां रख सकता है, कितनी रख सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं। इसी काल में पर्दा प्रथा आई। पर्दा प्रथा के पीछे कारण यह माना जाता है कि चूंकि मुस्लिम जो आक्रांता हमारे देश में आए थे, तो मुस्लिम आक्रांता मोस्टली सुंदर स्त्रियों को उठा ले जाते थे, तो इसलिए उनसे बचने के लिए स्त्रियों ने पर्दा करना प्रारंभ कर दिया। पर्दा प्रथा की शुरुआत यहीं से हुई है। यहीं से एक और प्रथा प्रारंभ हुई जिसको कहते हैं जौहर प्रथा। जौहर करना स्त्रियों के लिए सम्मान की बात मानी जाने लगी, जहां स्त्रियां सामूहिक रूप से अपना दाह करती थी। संपर्क पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि स्त्री सिर्फ और सिर्फ अपने पति के संपर्क में ही रहेगी, पति के अलावा किसी भी दूसरे व्यक्ति को ना अपना मुंह दिखाएगी और ना ही किसी का मुंह देखेगी। इस तरीके पूरी तरीके से वो कवर रहेगी। संपर्क पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अर्थात इसी काल में कंसेप्ट आया, पुरुष को क्या बना दिया गया, मालिक बना दिया गया। मालिक मतलब परमेश्वर की उसको संज्ञा दे दी गई कि भाई जो पति है वो पति क्या होता है, वो परमेश्वर होता है, और परमेश्वर की आज्ञा का आप उल्लंघन नहीं कर सकते, आपको उसके अधीन रहना है। तो क्या हुआ, वो मालिक माना जाने लगा। पुरुष उसका जो पति था वो पति उसका मालिक बन गया, मतलब सारे अधिकार पुरुष के पास में आ गए, और स्त्रियों को एकदम गुलाम की स्थिति में इस काल में पहुंचा दिया गया कि पति मतलब पुरुष को वो अधिकार दे दिए गए कि वो स्त्री को सभी के सामने प्रताड़ित कर सकता है, वो उसका नैतिक अधिकार है। और स्त्री बनी ही इसलिए है कि वो पति के अधीन ही रहेगी, पति जो भी कहेगा वो उसको बिल्कुल सहज स्वीकार करेगी और उसको ये मानेगी कि वो उसके कर्मों का फल है। ये कंसेप्ट यहाँ पूरी तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है 5वां काल जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल का जो आरंभ है वो 19वीं शताब्दी से माना जाता है, और हम इसको मानते हैं 1947 तक का, क्योंकि 1947 में आपको पता होगा जब हमारा देश आजाद हो गया और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, और संविधान ने बहुत सारे अधिकार स्त्रियों के लिए दिए, तो बहुत सारे चेंजेस वहां पर आए जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ब्रिटिश काल में क्या हुआ, मतलब आरंभ इसका हम मानते हैं 19वीं शताब्दी से, और कब तक हम मानते हैं इसको, 1947 तक। इस काल में बहुत सारे समाज सुधारक हमारे देश में पैदा हुए, उन्होंने बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन चलाए, और उसमें सबसे पहला नाम आता है राजा राममोहन राय का। राजा राममोहन राय आए इसी काल में। इसी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर आए, है ना, रानाडे आए, स्वामी दयानंद सरस्वती आए जिन्होंने आर्य समाज को चलाया, स्वामी विवेकानंद आए, श्रीमती एनी बेसेंट इसी काल में आई। इसी काल में ज्योतिबा फूले हुए जिन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया पहले सावित्रीबाई फूले के लिए,
और पहला इन्होंने बालिका विद्यालय प्रारंभ किया, स्त्रियों की शिक्षा को प्रारंभ किया इन्होंने सावित्रीबाई फुले ने। आप जानते होंगे या याद रखिए कि सबसे पहली स्त्री शिक्षिका है कोई तो वो सावित्रीबाई फुले है। ठीक है, इसी काल में बाद में डॉक्टर अंबेडकर आए जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया, संविधान लिखा, है ना। तो क्या क्या इसमें सुधार हुए समाज सुधारों पर? इसमें 1829 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम पारित हुआ, अर्थात सती प्रथा को एक मतलब उसको प्रतिबंध लगा दिया गया और वो कानूनन एक अपराध माना गया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कानून के द्वारा आपको दंडित किया जाएगा। 1856 में हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ जिसमें हिंदू स्त्रियों के लिए दोबारा से विवाह करने की अनुमति प्रदान की गई। तीसरा इसमें हुआ कि 1929 में 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम आया और इस काल में मैं आपको बता दूं 15 वर्ष आयु इसमें अनिवार्य की गई थी, 15 वर्ष। ठीक है, हाँ, इस समय तो आप जानते होंगे 18 और 21 वर्ष है, 15 वर्ष निर्धारित की गई कि 15 वर्ष से पहले अगर विवाह किया जाता है तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आएगा और उसको कोई व्यक्ति करता है तो वो एक सामाजिक अपराध माना जाएगा। और इसी में 1937 में एक अधिनियम पारित हुआ जिसको कहते हैं संपत्ति अधिकार अधिनियम, जिसमें स्त्रियों को भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया। तो जो आपकी परीक्षा है उस परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ऐसे प्रश्न आते हैं कि जैसे उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व। ठीक है, धर्मशास्त्र को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? स्मृति काल। धर्मशास्त्र का प्रारंभ कब से माना जाता है? तीसरी शताब्दी से। तीसरी शताब्दी का जो काल है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? गुप्त साम्राज्य काल, या गुप्त साम्राज्य काल को स्मृति काल के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो आप तीसरी शताब्दी बता सकते हैं। इस तरीके से अनेक सारे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और इस चैप्टर से आपकी इस परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न इसमें आते हैं, तो आप आराम से इनको इसमें आराम से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आपको काल भी पूछे जा सकते हैं उसमें, ब्रिटिश काल में ये भी पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय का जन्म किस काल में हुआ था? ब्रिटिश काल, मध्यकाल, धर्मशास्त्र या वैदिक काल में। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है सती प्रथा निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित हुआ था? तो 1829 में, है ना। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ये समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आगे आने वाली जो क्लास होगी उसमें हम ये विस्तार से इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो आधुनिक काल है अर्थात 1947 के बाद में जो हमारा भारतीय समाज परिवर्तित हुआ है उस समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि स्त्रियों की ये जो स्थिति हुई थी, जो इतने चेंजेस आए इनकी स्थिति में, उसके पीछे कारण क्या क्या थे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।